सर कर दिया स्टार्ट। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ सर आ रही हेलो है, आ रही है सर। हाँ ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर चल रहा है अभी अपना, उसमें पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर तक स्टडी कर लिया था अपन ने, है ना। और लास्ट में जो क्वेश्चंस किए थे एनर्जी कंजर्वेशन वाले, वही थे क्या? देखो जरा, एस्केप वेलोसिटी वगैरह कुछ इस तरह का लास्ट क्वेश्चन रहा होगा, है ना। यस सर। हाँ ठीक है।
तो उसी में देखो एक नया टॉपिक आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बड़ा चैप्टर तो ये है ही, तो नया टॉपिक और बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ा नाम से पता चल रहा है, डायपोल का मतलब ऐसी चीजें हैं जिनके दो पोल होते हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा है, बाद में अपन मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डायपोल बेसिकली मैग्नेट ही होता है, और मैग्नेट के हम सीखेंगे दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो दो पोल होने की वजह से उसे मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे जो पोल होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, यहाँ पोल का मतलब होगा चार्ज होंगे, दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों पास पास रख दिए जाए, इक्वल एंड अपोजिट। तो वो जो सिस्टम होता है उसको हम डायपोल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग यही है कि इस तरह का एक सिस्टम हमें कहीं मिल जाए, जैसे एक चार्ज है माइनस क्यू, और एक चार्ज है प्लस क्यू। ये सिस्टम को सेपरेशन पर रख दिया जाए, मान लो ए सेपरेशन है, तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आप लिख सकते हो चाहो तो इसके बारे में, द सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, द सिस्टम हैविंग equal and opposite charges is called electric dipole, is called electric dipole। तो यही सिस्टम मैंने डायग्राम में बनाया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक माइनस की एक प्लस की। इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो इसी सिस्टम की हम कुछ स्टडी करने वाले हैं, यानी इस पूरे सिस्टम में अपने आसपास वाले रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा हो रही है ज़्यादातर, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस पूरे सिस्टम में कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा था आप आसपास वाले रीजन में, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी, ये सब हमें स्टडी करना है। बस एक सवाल यहाँ पे ये उठ सकता है कि भाई यही सिस्टम क्यों, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का यही सिस्टम क्यों ध्यान में आया, इसी की अलग से स्टडी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, या यही सिस्टम क्यों हम अलग से पढ़ रहे हैं। दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम क्यों नहीं स्टडी कर रहे, इसी को क्यों स्टडी किया जा रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, सोच के कुछ बता सकते हो। इसके बीच में ट्रांसपार्टिकल ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल रहता है। ये कोई सही रीजन नहीं है। ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल है ये तो ठीक बात है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल रखने से ऐसा क्या, किसी सिस्टम की अलग से स्टडी करने की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, ये सवाल। ऐसा ही सिस्टम क्यों ध्यान में आ रहा है, कोई और क्यों नहीं। इसका नेट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों है। इसका देखो सिंपल सा एक रीजन है, आप जानते भी हैं। ऐसे इस तरह के सिस्टम हमें नेचर में कई जगह पर मिल जाते हैं। केमिस्ट्री में आप जानते होंगे Na+Cl माइनस, H+Cl माइनस, इन सब में ये डायपोल बनते हैं, ठीक है। तो नेचर में इस तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, तो उसके लिए ये स्टडी किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। बस ये इसका सिंपल सा रीजन है, कई जगह पर आपने देखा भी होगा। हाँ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट आप हैं ही, तो ये इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस तरह के सिस्टम खूब मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हम, लेकिन हम केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसे स्टडी करेंगे, और वहाँ केमिस्ट्री में इससे कुछ हेल्प मिल जाए वो अलग बात है। लेकिन फिजिक्स में भी जैसे इस तरह के सिस्टम, फिजिक्स में भी उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, बॉन्ड बनते हैं Na+Cl माइनस, इस तरह की कहीं ना कहीं
थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वजह से इस सिस्टम को स्टडी करना होता है अलग से। ठीक है, ये तो हो गया ये रीजन कि भाई इस सिस्टम को ही क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण आप ऐसा बता सकते हैं कोई अगर पूछे तो। ऐसा नहीं है कि ये सवाल आ ही जाएगा आईआईटी में, यही पूछ लिया जाए कि ये क्यों बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कि भाई ऐसा दिमाग में आना चाहिए एकदम से कि भाई इसी सिस्टम की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि इसी को अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो जब इस पूरे सिस्टम को हम स्टडी करेंगे, वैसे तो हम इंडिविजुअल चार्जेस की, जैसे यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें इस जगह पे, तो माइनस क्यू की पता कर लेंगे, प्लस क्यू की पता कर लेंगे, उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे। ऐसे ही करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन अगर हमें बार बार इन दोनों की फील्ड यहाँ कैलकुलेट न करनी पड़े, दोनों की वजह से यानी सिस्टम की वजह से यहाँ फील्ड कितनी है उसका फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। यहाँ कितनी फील्ड है, यहाँ कितनी फील्ड है, इस तरह की चीज़ें, पोटेंशियल कितना है, तो पूरे सिस्टम का एक साथ पोटेंशियल या फील्ड पता करना, ये सब स्टडी करना है इसमें। जब इसकी स्टडी कर रहे होंगे, फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन जब करेंगे अभी हम आगे, तो उसमें देखो एक टर्म काफ़ी यूज होगा, उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। उसका नाम रखा जाता है, यानी इस सिस्टम के लिए एक टर्म डिफाइन होता है डायपोल मोमेंट। जनरली पी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट देखो इस सिस्टम के लिए कैसे डिफाइन होगा, देखो तो डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल is equal to the product of magnitude of charge। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये या ये कोई सा, पूरा चार्ज तो सिस्टम का जीरो है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्यू है, इसका भी क्यू है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, या लेंथ भी कह सकते हैं इसे डायपोल की, ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन या डायपोल की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, P इज इक्वल टू Q इंटू ए, ये बात कही जा रही है। Q इंटू ए से पता किया जाएगा, ए लेंथ है, L भी रख सकते हैं, कोई सवाल नहीं, L कह देंगे तो Q इंटू एल हो जाएगा, लेकिन यहाँ Q इंटू ए लिख रहे हैं। इसको देखो आगे पता भी चल जाएगा ना, आगे जब स्टडी करेंगे। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड तो ये हो गया इसका, कूलम इंटू मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, लेकिन ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज along line joining both charges and from minus q to plus q। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग होगा और डायरेक्शन रहेगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ऐसे ये एरो लगाया जाएगा। दिस इज सी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसका इससे ढूंढ लेंगे और डायरेक्शन मैंने डायग्राम में बना ली, माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी के हेल्प से आगे जो स्टडी होने वाली है, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस सिस्टम को किसी और फील्ड में रख देना, ये सारी स्टडी फिर कंप्लीट स्टडी इसी की हेल्प से हो जाती है, जो पी होता है। ठीक है, तो अभी इस सिस्टम की देखो अपन स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे बेस्ड एक आध सवाल होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डायपोल को जो हमने डिफाइन किया है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक दो सवाल ऐसे बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा सिस्टम बना के दे दिया हमें, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये माइनस टू क्यू चार्ज है। ये साइड ए, ये साइड ए, और ये रूट टू ए हो जाएगी, पता ही है। ये सिस्टम बना के दे दिया, ये नेगेटिव चार्ज, ये टू पॉजिटिव चार्ज। हमसे पूछा जाएगा फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना। तो इस सिस्टम में डायपोल नजर आ रहे हैं कि देखो, तो ये पॉजिटिव डायपोल बना नहीं सकते, लेकिन ये पॉजिटिव और ये इसका देखो नेगेटिव जो है माइनस टू क्यू, इसका एक माइनस क्यू यानी आधा इसका, इसके साथ डायपोल बना लेगा, और बचा कुछ जो आधा है माइनस क्यू, वो इसके साथ डायपोल बनेगा। तो क्या सब लोग समझ पा रहे हैं, इसमें दो डायपोल बने हुए नजर आ रहे हैं। यस सर। तो कैसे आएंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, माइनस क्यू माइनस क्यू। तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ ऐसे डायपोल बनाएगा, और ये माइनस क्यू जो बच गया है दूसरा, वो इस प्लस क्यू के साथ ऐसे डायपोल बनाएगा। इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो मान लो P है, और इसका भी P होगा, क्योंकि चार्ज तो बराबर है और सेपरेशन भी बराबर है। तो इस P की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ए, लेकिन इन दोनों P का जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे P, ये होगा सिस्टम का P नेट। तो P नेट इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट रूट टू P, तो रूट टू Q इंटू ए, ये हो जाएगा सिस्टम का टोटल डायपोल मोमेंट। तो कई बार ऐसा सिस्टम भी बना दिया जाता है जिसमें दो ही चार्ज नहीं होंगे, दो से ज़्यादा चार्ज हो सकते हैं, तो फिर हमें चेक करना पड़ता है कि ये कितने डायपोल बने हुए हैं, और कितने जो डायपोल अगर हमें मिल जाएंगे भाई इतने डायपोल हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट ढूंढ लेंगे, और उस रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग बता देंगे हम डायपोल मोमेंट क्या है। जैसे मान लो स्थिति ऐसी है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और ये प्लस टू क्यू चार्ज, ऐसा सिस्टम बना दिया। साइड लेंथ ए है, तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट ढूंढ के बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक ही लग रहा है इनका। इसमें भी देखो दो डायपोल बने हुए नजर आ गए, एक इस माइनस क्यू का इस प्लस क्यू के साथ, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, प्लस क्यू, दूसरा इस माइनस क्यू का जो बच गया प्लस क्यू के साथ। तो एक डायपोल तो ऐसे बन जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और एक ऐसे बन जाएगा, ये P, ये भी P। अब इन दोनों के बीच में एंगल आप देख रहे होंगे कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। इस P को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस P को ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन।
तो P तो वही रहेगा Q इंटू ए, लेकिन P नेट जो आएगा उन दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर दोनों के बीच में आएगा 60, तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2 पी इंटू पी कॉस 60, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 p आ जाएगा शायद, है ना, तो √3 q इंटू ए, ये सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन इसकी ऐसे रहेगी, ये इस डायरेक्शन में है ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ। अब देखो ये सिस्टम की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जो सिस्टम है, ये सिस्टम कुछ हमें देखो और अलग तरीके से भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे इन दोनों सवालों में तो आपको साफ नजर आ गया था कि दो डायपोल बन गए थे, लेकिन मान लो स्थिति ऐसी है, ये है, तो ये एक रिंग है, ठीक है, आर रेडियस है इसकी, इस रिंग की रेडियस है आर रेडियस की एक रिंग है, और इस रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको कहेंगे अपर हाफ, इसको कहेंगे लोअर हाफ। तो ये जो अपर हाफ है इसको मैंने मान लो +q चार्ज दे दिया, और ये लोअर हाफ है इसको -q चार्ज दे दिया। पूरे को यहाँ से यहाँ तक इस पूरे पे चार्ज है +q, और इस पूरे पे चार्ज है -q। तो ये सेंटर होगा इसका यहाँ। अब हमें इस सिस्टम में भी, अब देखो दो चार्ज आपको नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये चार्ज थोड़े अलग है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये +q चार्ज पूरा यहाँ से यहाँ तक बिखरा पड़ा हुआ है, ये -q भी ऐसे पूरा बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फिर इस सिस्टम का भी डायपोल मोमेंट ही पता करना होगा हमें, लेकिन वो कैसे होगा करते हैं। देखो सवाल लिखो, एंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। तो इसमें देखो कितने डायपोल बनना है, संख्या अगर मैं पूछूं तो इनफाइनाइट बनेंगे। देखो कैसे, ये ऐसे ही मैंने एक लाइन बना दी अपनी तरफ से, ये जो +q है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे +dq छोटे छोटे पार्ट अगर बना दें, छोटे छोटे चार्ज dq पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ कोई dq चार्ज लिया जैसे मैंने, ये रहा dq, इसके ठीक सामने यहाँ होगा -dq, तो ये -dq और ये +dq दोनों मिलके एक डायपोल बना रहे होंगे ऐसे, माइनस से प्लस की तरफ dp, और इस तरह के बहुत सारे होंगे देखो ऐसे, ठीक, एक +dq यहाँ भी होगा, एक -dq यहाँ भी होगा, उनका डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा। तो ये जो इस पूरे सिस्टम का नेट जो डायपोल मोमेंट आएगा नेट, उसकी डायरेक्शन तो आप बना कैलकुलेशन से बता सकते हो सर, क्या आएगी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ आने वाली है। देखो थोड़ा आइडिया लग गया होगा। जैसे इस dp का एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक इधर आएगा, एक यहाँ जो dq लेंगे आप छोटा सा, और इसका dq इधर, उनका dp ऐसे आएगा, उस dp का एक कंपोनेंट इधर इधर, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट जो भी आना है वो आएगा इस लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आएगा कितना वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एलिमेंट इसमें ऐसे लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम थीटा एंगल पे, और थोड़ा सा d थीटा विड्थ का
ये छोटा सा डी क्यू चार्ज लिया जाता है। तो उस डी क्यू को लोकेट किया है मैंने थीटा पे। थीटा की वेरिएशन जाएगा 0 से लेके 180 तक, थीटा वेरी कर रहा है। तो डी क्यू ढूंढलाते हैं पहले। तो डी क्यू कितना होगा देखो ध्यान से, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू चार्ज। क्यू चार्ज कितनी लेंथ पे है, पाई आर। ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये जो छोटा सा आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी, आर डी थीटा। ये डी क्यू लिख दिया, ये वाला डी क्यू कितना ही होगा। तो डी क्यू आ गया, आर से आर कैंसिल, क्यू अपॉन पाई डी थीटा। अब देखो इस माइनस डी क्यू और इस प्लस डी क्यू की वजह से जो डी पी आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन पाई डी थीटा इंटू 2r। अब डी टी का एक कॉस थीटा इधर आएगा, साइन थीटा इधर, तो कॉस तो कैंसिल होना है, साइन का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी पी साइन थीटा। और थीटा की लिमिट ले लेंगे 0 से 180 डिग्री, 0 से 180, 0 से 180 लेंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पार्ट कवर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर हो गया, ये तो साथ में चल ही रहा है इसके पीछे वाला। तो कर लो इसे सॉल्व, 2qr/पाई ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा 0 से 180 इज इक्वल टू 2qr/पाई है ना। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट 0 से 180। लिमिट लगाना जानते होंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो फाइनल आंसर बता सकते हो मुझे कितना आ रहा है, क्यू इंटू 4r/पाई। सही है ये आ गया, ये नोट कर। ये भी बेसिकली एक डायपोल ही बना हुआ था, बहुत सारे डायपोल्स का एक सिस्टम था ये। और उस सिस्टम को हमने बहुत सारे छोटे छोटे डायपोल से मिलके बना हुआ माना, फिर सारे डायपोल्स का छोटा छोटा डायपोल मोमेंट डीपी और फिर उसे प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा डायपोल मोमेंट आ। जो लास्ट आंसर आया है नेट डायपोल मोमेंट सिस्टम का, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो क्या होगी, ऐसे अपवर्ड, ये डायरेक्शन रहेगी ऐसे। और करते हैं देखो इस टाइप का एक सवाल। वैसे तो कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग अभी जान जाएंगे, कुछ लोग तो कंफर्म जानते होंगे। देखो मैं इस सवाल को और कैसे देख रहा हूँ, ध्यान देना है। इस सवाल को मैं और एक दूसरी तरीके से देख रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब कुछ लोग तो दे देंगे, उनने पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, पहले पुराना शायद पढ़ा हो। जैसे एक आधी रिंग ले ली मैंने, आधी रिंग, हाफ रिंग। कोई जानता है हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r/पाई। इस लाइन पे, ये रही लाइन।
इस लाइन पर सिमेट्री वाली लाइन और इसके सेंटर से इधर यहाँ होता है 2r/π पे, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर आएगा 11th क्लास का, जब सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो 11th क्लास में भी काफ़ी देर में आता है ये चैप्टर, लेकिन काफ़ी बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोग कंफर्म जानते होंगे इसको, ठीक है। 2r/π पे होता है इस आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास। बस इसी की थोड़ी सी मैं हेल्प ले लूँ। जैसे मास यहाँ से लेके यहाँ तक बिखरा पड़ा है, तो उस पूरे मास को हम यहाँ रख सकते हैं। ऐसे ही चार्ज यहाँ से यहाँ तक बिखरा पड़ा है +q, तो इस पूरे +q चार्ज को एक ही जगह पर रख सकते हैं, वो जगह यहाँ होगी। नाम इसका सेंटर ऑफ मास की जगह पर सेंटर ऑफ चार्ज कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो नीचे वाली रिंग है, आधी रिंग, इस पे -q चार्ज है, वो इसके सेंटर ऑफ मास पे रखा जा सकता है -q, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r/π, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब डायपोल सीधा बना हुआ नजर आ गया कि नहीं? अब भाड़ में जान दो इनको, रिंग को। एक चार्ज ये रहा, एक ये। बताओ इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? क्या आंसर बता सकते हो डायरेक्ट? q इंटू 4r/π। देखो जरा वही आ रहा है कि नहीं ये चीज, और डायरेक्शन भी सीधा पता चल गई होगी। देखो -q से +q की तरफ, ये रही डायरेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा लगा होगा इसमें, है ना? ये तो अपना बेसिक मेथड है, ये तो बेसिक मेथड है। लेकिन सेंटर ऑफ मास का ये रिजल्ट अगर याद है, कुछ लोगों को याद होगा जो 11th अपने पास ही पढ़े थे, कुछ लोग कहीं भी पढ़े हैं 11th अगर पढ़ा हुआ तो उनको याद हो, ठीक है। नहीं याद तो हो जाएगा याद, आईटी का पेपर जब होगा तब तक तो ये सब पढ़ लेंगे अपन। तो इस अप्रोच से जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, समय भी बचेगा। तो सही कह रहा हूँ। तो अभी आप ये मान के चलो कि हाफ रिंग का सेंटर मास 2r/π पे होता है, इधर 2r/π पे इसका हो गया, ठीक है। ये कैसे होता है इसका भी अपने पास डेरिवेशन होता है, वो करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सारी बॉडीज के सेंटर मास जानते हैं, तो उसकी हेल्प लेके इसे सेंटर ऑफ चार्ज कह दिया, इसको सेंटर ऑफ चार्ज कह दिया। सारा चार्ज यहाँ रख दिया, इसका सारा चार्ज यहाँ रख दिया। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को तो हाफ डिस्क का सेंटर मास भी पता होगा शायद, हाफ डिस्क का 4r/3π, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बिना इस इंटीग्रेशन के अगले सवाल का जवाब देखो, फटाफट दे दोगे। बिना इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन से बच जाएंगे हम। कैसे? देखो ये है अपने पास डिस्क है, कंप्लीट डिस्क, डिस्क है ये r रेडियस की। अब इसमें वही काम दो हिस्सों में बांट दिया। इसका जो ऊपर वाला आधा पोर्शन, इसको +q चार्ज दिया, इसको -q। डिस्क है ये, डिस्क और रिंग में आप अंतर जानते ही, ठीक है। बड़े लेट कनेक्ट हो रहे हैं लोग, क्या चक्कर है भाई? बहुत लेट आ रहे। लाइट सेंटर पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात। तो ऊपर वाले पोर्शन को पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव। तो अब देखो ये जो हाफ डिस्क है, इसका सेंटर मास इस लाइन में होगा, और नीचे वाली हाफ डिस्क का भी इसी लाइन में होगा। तो इस ऊपर वाले का सेंटर मास इसके सेंटर से ऊपर होता है, यहाँ कहीं। ये डिस्टेंस होती है 4r/3π। तो यहाँ रख दिया इसका पूरा चार्ज +q, इसका भी यहाँ होगा -q रख दिया जाएगा,
4r/3 तो अब लिख पा रहे हो इसका डायपोल मोमेंट सिस्टम का Q इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन 8r/3 ये आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन इसकी -q से +q की तरफ, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात पकड़ में आ रही है तो भाई। यस सर। हाफ डिस्क जो होती है उसका सेंटर मास 4r/3 पे होता है, हाफ रिंग का 2r/π पे होता था, और हाफ डिस्क का 4r/3 हाँ स्टार्टिंग में समझा दीजिए, अभी लाइट चली गई थी। हाँ स्टार्टिंग ही तो है, ये स्टार्टिंग ये अंत भी है। एक डिस्क ले रखी है हमने, पिछले सवाल में रिंग थी, रिंग के आधे हिस्से को पॉजिटिव चार्ज दिया था, नीचे आधे को नेगेटिव। अब ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर वाले आधे पोर्शन को प्लस की चार्ज दिया है, नीचे वाले आधे पोर्शन को माइनस की चार्ज दिया है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगाया हमने सेंटर ऑफ मास वाला। हम जानते हैं ऊपर वाली जो आधी डिस्क है इसका सेंटर मास होता है इसके सेंटर से 4r/3 पे। तो इस डिस्क का पूरा चार्ज हम, पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ रख सकते हैं इसके सेंटर मास पे 4r/3 बिल्कुल ऐसा इसके लिए भी होगा, इसका नेगेटिव चार्ज रख दिया जाएगा। तो दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना हो गया, ये ऐड कर देंगे दोनों, 8r/3 और चार्ज की वैल्यू है क्यू। तो डायपोल मोमेंट कैसे ढूंढते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन, चार्ज क्यू हो गया और सेपरेशन मल्टीप्लाई कर दिया 8r/3। तो ये आ गया सिस्टम पर डायपोल मोमेंट। ठीक है, Yes, sir. और कर लेते हैं, देखो इस तरह एक और सवाल, छोटा सा बढ़िया सा आसान सा सवाल। अच्छा ये तो सब लोग जानते होंगे, रॉड जो होती है, रॉड यूनिफॉर्म रॉड, Yes, sir. उसका सेंटर मास कहाँ होता है? L/2 पर। हाँ तो मिड पॉइंट पे होता है, जानते ही हैं। रॉड का सेंटर मास उसके मिड पॉइंट पे पाया जाता है। तो जैसे रॉड ही ले रहा हूँ मैं अगले सवाल में, ये रॉड है, थिन रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, और इस रॉड को दो हिस्सों में बांट दिया मैंने यहाँ से। ये वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको प्लस की चार्ज दिया और राइट हाफ को माइनस की चार्ज दिया, है ना। ये लेंथ है इसकी L/2 और इस हिस्से की लेंथ L/2, ऐसी स्थिति है। फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। QL/2. Q इंटू L/2. L/2, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो ये जो आधा पोर्शन है ये वाला, इसकी लेंथ है L/2, तो इसका आधे पोर्शन का जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये इसके बिल्कुल बीचों बीच में रखा होगा। बीचों बीच मतलब यहाँ से L/4 और यहाँ से L/4, तो ये लेंथ रहेगी अपनी L/4, यानी इस रॉड का जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसके मिड पॉइंट पे, और माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ इसके सेंटर पे, ये L/4। तो इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन L/4 प्लस L/4 L/2 हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू L/4 प्लस L/4। तो P इज इक्वल टू Q इंटू L/2, ये हो गया। डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये डायरेक्शन आएगी ऐसे, P की डायरेक्शन बनाएंगे P वेक्टर की, तो ऐसे आएगी।
समझ गए? अच्छा ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम हमें तो अलग अलग तरीके से मिल सकता है। ज़्यादा कॉमन तो वही है, स्टडी तो हम उसी को लेके करेंगे, एक माइनस की चार्ज एक प्लस की चार्ज, पॉइंट चार्जेस के लिए स्टडी की जाएगी अब सारी। इसमें पॉइंट चार्जेस नहीं थे, इसमें बहुत सारे पॉइंट चार्ज मिलके सिस्टम बना हुआ था। तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आगे जो हम स्टडी करेंगे वो पॉइंट चार्ज मान के की जाएगी। तो आगे स्टडी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चीज़ें पता करने वाले हैं वो। तो आप हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ड्यू टू डायपोल। डायपोल जो हमने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट लोकेशंस पे क्या होगी वो स्टडी करना है हमें। जैसे माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इसको कहते हैं डायपोल। दोनों के बीच का सेपरेशन ए है। तो इस डायपोल की वजह से हमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वो लोकेशंस देखो डिसाइड करते हैं पहले। ये जो डायपोल की लेंथ है, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर दें। तो इस लाइन को, ये काफ़ी बड़ी लाइन हो गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इस लाइन को कहते हैं डायपोल की एक्सिस। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड पता करनी है वो पॉइंट इस लाइन पर कहीं हो सकता है, इधर होगा या इधर होगा, इसको कहेंगे एक्सिस वाला पॉइंट। ठीक है। ये डायपोल का सेंटर का आ जाएगा, ये मिड पॉइंट। एक लाइन अगर मैं ऐसे बना दूंगा ये, उसको कहेंगे डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये दो स्पेशल लोकेशन हो गई, एक तो एक्सिस हो गई और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर लाइन और दो बराबर एक्सों में बांट दे डायपोल। ठीक है। तो जो पॉइंट जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट या तो एक्सिस पे हो सकता है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो सकता है, या फिर यहाँ कहीं हो सकता है। यहाँ होगा तो वो ना तो एक्सिस पे है और ना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कोई जनरल पॉइंट होगा। तो इस डायपोल के आसपास वाला जो रीजन है वो रीजन कुल मिला के 3 हिस्सों में बट रहा है। यानी जिस पॉइंट पे फील्ड पता करनी है वो या तो एक्सिस का पॉइंट हो सकता है इधर या इधर, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट हो सकता है, ऊपर हो या नीचे हो, या फिर कोई जनरल पॉइंट हो, जैसे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है। वो जनरल पॉइंट कहा जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी इसमें बनेंगी। केस 1 एट एक्सिस, एक्सियल पॉइंट भी बोल देते हैं इसे, या एक्सिस कह दें। डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है हमें। अब एक्सिस वाला पॉइंट डायपोल के राइट साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सिस का डायग्राम मैंने बनाया है। केस 2 होगा इक्वेटोरियल वाली लाइन या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, उसमें उसी केस 2 में फिर वो डायग्राम बनाया गया जिसमें ये लाइन नजर आई, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहीं देखो पॉइंट लिया जा रहा है जिस पर हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। यहाँ है कहीं ये पॉइंट जो डायपोल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से ये रहा, मान लो r डिस्टेंस पे। डायपोल की लेंथ तो a है और डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है जहाँ फील्ड बतानी है। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं देखो फील्ड का। इस पॉइंट पर देखो इन दोनों चार्जेज ने फील्ड प्रोड्यूस की होगी। आपको याद है पॉजिटिव चार्ज फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अभी
अवे फ्रॉम द चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज। तो इस पॉइंट पर बताइए पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला पॉजिटिव, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइटवर्ड्स। ऐसे, अवे। और यहीं पे इस जगह पे ये नेगेटिव चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन होगी उसकी तरफ, ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, इसको मैं कह सकता हूँ ई प्लस वाले चार्ज की, और इसको कहूंगा मैं ई माइनस वाले चार्ज की। ज्यादा कौन सी होगी? प्लस वाले प्लस वाले की, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है इसकी। जिस पॉइंट से डिस्टेंस कम होती है उसकी फील्ड ज्यादा होती है। अच्छा, प्लस क्यू वाले चार्ज की जो फील्ड है यहाँ ई प्लस, उसको अगर हमें ढूंढना है तो यहाँ से इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस चाहिए हमें। तो डिस्टेंस देखो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तो आर है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2, ए का आधा। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी इसकी r माइनस a/2। तो इसकी फील्ड देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज KQ अपॉन r माइनस a/2 का होल स्क्वायर। KQ बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरह से बताइए नेगेटिव वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस, आर प्लस यहाँ से देखो डिस्टेंस हो जाएगी ये a/2 और ये r, तो r प्लस a/2, तो KQ अपॉन r प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये तो डायपोल की लेंथ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ ढूंढनी है E, तो वो कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज। ये ज्यादा होगी हमें पता, ये कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढनी है तो KQ अपॉन r माइनस a/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन r प्लस a/2 का होल स्क्वायर। इसे नोट कर लें यहाँ तक, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई देखो कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ E इज इक्वल टू KQ तो बाहर आ जाएगा और ये बचेगा r प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये एलसीएम वगैरह लेने के बाद ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशंस तो आप कर ही लेते हो। तो E इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, KQ ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो r इंटू ए, तो 2r इंटू ए लग रहा है मुझे, तो डिवाइडेड बाई नीचे है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक नोट कर लो, बस अगले स्टेप में अपना आंसर आने वाला। तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये तो नोट कर लिया होगा। E इज इक्वल टू 2KQAR अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो कंडीशन लगाई जाएगी। कंडीशन ये है फॉर स्मॉल या शॉर्ट डायपोल, मतलब समझो इसका। स्मॉल डायपोल की अगर बात कर रहे हैं, स्मॉल या शॉर्ट डायपोल, स्मॉल डायपोल का मतलब उसकी लेंथ बहुत कम। लेंथ मतलब ये जो लेंथ है ये काफ़ी कम है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में। मतलब इसका मैथमेटिक्स लिखूं तो ये कहने वाले हैं हम आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए। स्मॉल डायपोल कहेंगे इसे, या शॉर्ट डायपोल कहा जाता है। तो अगर ये कंडीशन लगा दें तो देखो नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 में से आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये वाला टर्म इसे हटा देंगे। ये नेगलेक्ट होगा तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर तो आर की पावर 4 और एक आर ऊपर है तो नीचे बचेगी आर की पावर 3। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि 2 KQA अपॉन आर क्यू। और Q इंटू ए को हम पहले से जानते हैं क्या होता है, T। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया और यही काम आएगा अपने ज़्यादातर, क्योंकि स्मॉल डायपोल ही अपने सिलेबस में है, शॉर्ट डायपोल ही अपने सिलेबस में है। आप ये मान के चल सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये सिस्टम जहाँ मिलते हैं जैसे Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो सेपरेशन है आपको पता ही है वो कितना कम होता है बॉन्ड की लेंथ। तो ये सिस्टम जनरली प्रैक्टिकली ये सिस्टम जो पाया जाता है वो काफ़ी छोटा ही पाया जाता है, लेंथ इसकी बहुत ही कम होती है। तो इसलिए ये फॉर्मूला अपना हमेशा वैलिड रहेगा ही। अगर स्मॉल डायपोल या शॉर्ट डायपोल कहा गया है 2 KP/R3। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन देखो हमें पहले से पता थी। डायरेक्शन इसमें E माइनस कम होगा, E प्लस ज़्यादा, तो ऐसे डायरेक्शन आनी है नेट फील्ड की उधर की तरफ। मैं अगर इसकी डायरेक्शन P वेक्टर से कंपेयर करूं तो इस डायपोल का P वेक्टर होगा -Q से +Q की तरफ। ये है P वेक्टर और ये हो गया E वेक्टर। तो E वेक्टर की डायरेक्शन वही मिल रही है जो P वेक्टर की है। अगर पॉइंट इधर है, कोई कहे नहीं मैं तो पॉइंट इधर लूंगा, इधर साइड, तो इस साइड देखो -Q चार्ज की फील्ड इधर आएगी और +Q चार्ज की फील्ड इधर आएगी। ये माइनस वाली इधर है, अब ज्यादा कौन सी होगी, अब माइनस वाली। तो नेट फील्ड इधर ही ऐसे आएगी, नेट फील्ड, नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। अब नेट फील्ड की जो डायरेक्शन है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में आ रही है, चाहे पॉइंट उधर लो या उधर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करने के बाद ये जो फॉर्मूला है जो बक्से में बंद किया है, इसके बाद आपको लिखना है द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर is same as direction of P vector. Direction of E vector is same as direction of P vector. मतलब E वेक्टर और P वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी रहेगी एक्सिस वाले पॉइंट्स। या ऐसा भी कह सकते हैं कि E वेक्टर और P वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री रहेगा। दोनों वेक्टर एक ही लाइन में आ गए, एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल 0 होगा। अगर ऐसा है तो फिर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू 2K P वेक्टर अपॉन R3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 2K अपॉन R3, ये तो सारी पॉजिटिव चीजें हैं। P वेक्टर वेक्टर लगा दिया तो P वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही E वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये केस 1 समझ में आ गया सबके।
Yes. छोटा सा डेरिवेशन होता है इसका ना, छोटा सा डेरिवेशन है वो, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। दो चार्जेस की फील्ड का रिजल्टेंट होना है बस। लेकिन ये फॉर्मूला अपने ज़्यादा काम आने वाला है, ये वाला डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन वही रहेगी जो पी वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी। अब केस 2 पे चलते हैं। नोट करने से केस 2 एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक और नाम देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, और वो लाइन देखो ऐसे बनेगी, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये डायपोल का सेंटर है। इस लाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं पॉइंट लिया जाए, ये पॉइंट सेंटर से हार्ड डिस्टेंस पे, यहाँ फील्ड पता करें, ठीक है। ये डायपोल का सेंटर है तो ये लेंथ a/2 होगी और ये लेंथ भी a/2 होगी, और सेंटर से r डिस्टेंस उस लाइन पॉइंट। यहाँ भी हो सकता है पॉइंट नीचे भी। तो इस पॉइंट पर देखो नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, वो आएगी ऐसे, देखो टूवर्ड्स द चार्ज। सही बनाया है मैंने, ई माइनस, ये ठीक है क्या? Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड आएगी वो आएगी इस लाइन में, और पॉजिटिव है तो उसके आगे यानी ऐसे आएगी ई Yes, sir. प्लस, और ये a/2 है, ये r है, तो ये लेंथ होगी रूट ऑफ r² प्लस, ये भी इतनी होगी। तो ये डिस्टेंस बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो ये दोनों फील्ड बराबर होंगी, है ना। ई प्लस और ई माइनस दोनों बराबर, और वैल्यू होगी इनकी KQ/, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, r² प्लस a²/4, रूट हट जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम ढूंढ देंगे, इस ई प्लस और ई माइनस का रिजल्टेंट ऐसे आना है, वो यहाँ की नेट फील्ड हो जाएगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ई माइनस का कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ई प्लस का कॉस थीटा इधर, साइन थीटा इधर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे कॉस वाले, ये ऐड हो जाएंगे, तो नेट फील्ड इधर ही आएगी ऐसे ई। तो ये ई जो आएगी वो ई प्लस का साइन थीटा और ई माइनस का साइन थीटा दोनों ऐड होके आएगी, और ई प्लस और ई माइनस तो बराबर ही है, तो ई प्लस साइन थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं कह सकता हूँ 2e प्लस साइन थीटा।
या 2e माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ई प्लस की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई 2 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड आ जाएगी के क्यू ए अपॉन पावर 3/2। क्यू इंटू ए को मैं पी लिख सकता हूँ, हो जाएगा के पी अपॉन ये आ गई नेट फील्ड। यहाँ तक नोट करें, फिर इसमें वो कंडीशन लगाएंगे स्मॉल डाइपोल वाली। अगर कंडीशन लगाई जाए वो ऐसे लिखेगा, और स्मॉल या शॉर्ट कह सकते हैं डाइपोल, मतलब आर डिस्टेंस लेंथ, ये जो डाइपोल की लेंथ है वो बहुत छोटी है। तो ऐसा अगर करेंगे तो देखो फिर से वही आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर की पावर 3 बचेगी, तो के पी बाई आर की, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसकी डायरेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन पे कमेंट करें। डायरेक्शन को देखो, पी वेक्टर से कंपेयर करो। पी वेक्टर होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, हाँ पी वेक्टर ये रहा, पी वेक्टर होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और ई वेक्टर देखो ऐसे आ रहा है इधर। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में अपोजिट है। अगर पॉइंट यहाँ ना लेके आप यहाँ ले लेंगे ना नीचे, तो भी आप चेक कर लेना फील्ड ऐसे आएगी, रिजल्टेंट। तो इस पूरी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे लेफ्टवर्ड्स, पी वेक्टर के अपोजिट, पी वेक्टर इधर। तो लिख सकते हैं इस बात को, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर। पी वेक्टर इज अपोजिट टू पी वेक्टर। एक्सियल पॉइंट पे या एक्सेस वाले पॉइंट पे तो पी वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे। इक्वेटोरियल वाली लाइन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे
ई वेक्टर पी वेक्टर के अपोजिट आता है। अपोजिट मतलब एंगल देखें तो 180 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 180 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 180 डिग्री। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस ऑफ के पी वेक्टर बाई आर क्यू। माइनस क्यों लगा वो समझ गए होंगे शायद। माइनस क्यों लगा, माइनस का मतलब यही है कि पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन पी वेक्टर माइनस लगेगा। एक्सिस वाले पॉइंट पे माइनस हमने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो डायरेक्शन सेम ही थी, वहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत पड़ रही है। तीसरा केस तो देखो बहुत आसान होगा, ये दोनों केस से ही स्टडी हो जाएगा। तीसरा केस से एट एनी जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट जो है वहाँ फील्ड कैसे पता करते हैं, वो इन दोनों से ही आ जाता है। कैसे आ जाता है देखो, और ये शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल वाले फॉर्मूले काम के अपने यही काम आने वाले, क्योंकि स्मॉल डाइपोल ही अपने सिलेबस में है और जनरली होता भी डाइपोल स्मॉल ही है। केस 3 एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब जो एक्सिस पे नहीं है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं। जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये सेंटर है, यहाँ कहीं पॉइंट लिया जा रहा है। ये पॉइंट डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे और ये थीटा एंगल पे। थीटा अगर 0 होगा तो एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा, 90 होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको देखो हम कैसे कर लेते हैं कि ये जो डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट होगा ऐसे पी वेक्टर, और इस पी के देखो मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा। एक पी का कंपोनेंट इधर आएगा और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ, ये रहा। पी के देखो दो कंपोनेंट समझ पा रहे हैं क्या, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, है ना। मैंने इस डायपोल को दो डायपोल्स में रिजॉल्व कर दिया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो बताइए इस पी कॉस थीटा वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है। एक्सियल एक्सियल पॉइंट, एक्सिस वाला पॉइंट। तो इस पी कॉस थीटा की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसके डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट है पी कॉस थीटा और ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आएगी। तो एक फील्ड तो आएगी यहाँ ये E1, ठीक है। तो बताओ पी साइन थीटा वाले डायपोल के लिए ये कौन सा पॉइंट है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी यहाँ वो इसके डायपोल मूवमेंट, ये जो डायपोल है पी साइन थीटा वाला, इसका डायपोल मूवमेंट है पी साइन थीटा इधर, इसके अपोजिट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये होगी E2, E1 E2 का रिजल्टेंट ऐसे कहीं आ जाएगा तो नेट फील्ड होगी। तो E1 देखो हम कैसे ढूंढ लेंगे, E1 देखो मैं कैसे ढूंढना। E1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्सिस वाला या इक्वेटोरियल वाला। E1 इसकी वजह से पी कॉस थीटा एक्सिस वाला फॉर्मूला। तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है 2 k p, लेकिन p नहीं है यहाँ, क्या है पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू।
E2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वेटोरियल वाला। के ई नहीं है, पी साइन थीटा है अपॉन आर क्यू। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा ई, तो नेट फील्ड आ जाएगी रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जब आप इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करके के पी बाई आर क्यू बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। Thank you. ओके।